हेलो बच्चों, सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि हमारे सामने कोई एक रिएक्शन दी हो और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज की हेडिंग होने जा रही है एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन in terms of different reactant and product। कैसे करेंगे, क्लियर। चलो, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा रेट के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो सबको पता होगा, है ना, रेट जो होता है हम लोग एक एवरेज रेट बोलते हैं, एवरेज रेट के टर्म में होता है। और दूसरा होता है जब कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पूछ ले तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, जब टाइम गैप बहुत कम हो। तो यहाँ पे दूसरा बोलो क्या, एवरेज रेट पहले जान लो। तो यहाँ होता है माइनस डेल्टा से बोलते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी चेंज हो जाएगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि बोलो क्या होता है कि रिएक्टेंट हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, और अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल कम हो रहा है, इनिशियल ज़्यादा है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर, तो माइनस हो जाएगा। जबकि प्रोडक्ट आप समझ गए होगे, है ना, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ती है तो प्लस हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये तो एवरेज रेट की बात हो गई। दूसरा बच्चों अभी हमने क्या बोला कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में पूछ ले तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, क्लियर। और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो होता है माइनस, यहाँ भी हो जाएगा डी आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, सब लोग याद रखना। ऐसे प्रोडक्ट में प्लस डी पी अपॉन डी टी, ये आसान सा होता है। तो रेट को दो टाइप से हम लोग, है ना, रेट का दो फार्मूला होता है, दो टाइप से हम लोग बता सकते हैं, एक तो एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और हमारे काम का हमेशा आप याद कर लो, रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट की जरूरत पड़ेगी। कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस वाला। चलो अब एग्जाम्पल लेकर के इसे अप्लाई करते हैं और समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों N2O5, है ना, इसका डिकम्पोजिशन हो गया NO में प्लस O2 में। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लो 2 और यहाँ 4 कर देंगे, तो देख लेना रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो कर देना। अब हम लोग इस रिएक्शन में अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बच्चों जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है सबको पता है रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड में होता है क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जब पर्टिकुलर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात है उनके टर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो बच्चों हमेशा रिएक्टेंट के लिए डिसअपियरेंस वर्ड आएगा, है ना। डिसअपियरेंस क्यों, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसके लिए बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और चूंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले बात करें यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ N2O5। क्लियर। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चूंकि रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा डी। और बच्चों ये डिब्बे में हम लोग इसकी N2O5 की कंसंट्रेशन लिख देंगे। क्लियर, तो इसको हमेशा डिब्बे में लिख देंगे अपान डी, बस हो गया। कितनी आसानी से आ गया होगा। क्लियर, तो ये हो जाता है माइनस डी आर, आर रिएक्टेंट है ना, तो डिब्बे में इसकी कंसंट्रेशन अपान डी टी हो जाएगा। क्लियर। चलो ऐसे ही हम लोग अब इधर प्रोडक्ट साइड में आते हैं, तो इसके लिए बच्चों बोल देंगे रेट ऑफ, अब अपीयरेंस आएगा ना, अपीयरेंस ऑफ, सबसे पहले NO को देख लो, तो इसके लिए हो जाएगा, अब समझ गए सब लोग, बोलो प्लस डी, यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन अपॉन डी, है ना आसान। चलो ऐसे ही बच्चों रेट ऑफ, अब O2 के लिए देख लो, तो वो भी क्या है, प्रोडक्ट साइड में तो अपीयरेंस ही बोलेंगे, अपीयरेंस ऑफ O2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस DO2 अपान dt। हो गया ना आसानी से। तो ये हमारे पास, हमने सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में क्या बोलेंगे उसे समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद बताते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर
तो सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, उसी चीज को दोबारा लिखते हैं, माइनस डी रिएक्टेंट का हो जाएगा N2O5 अपॉन dt है ना, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस NO के लिए डी NO अपॉन dt, और इसके लिए O2 के लिए लिख ले रहे हैं प्लस डी O2 अपॉन dt। ये लिख लिया बच्चों। यहाँ पे क्या सिखाने जा रहे हैं कि ये कभी भी आपस में याद कर लो इक्वल नहीं होते हैं, डज नॉट इक्वल, ये याद रखना। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को इक्वल करोगे तो कभी भी इक्वल नहीं होते, ये डज नॉट इक्वल है। क्लियर? इसका रीजन एक साफ सा है कि बच्चों यहाँ पे एक्चुअली जब रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस हमने लिखा, इनको एक्सप्रेस किया, तो इसमें हमने इनके ये जो आगे लिखा हुआ बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, इसी को तो बोलते हैं ना बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, इसका यूज हमने नहीं किया। क्लियर बच्चों? बहुत आसान सा इसका जवाब है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस इक्वल क्यों नहीं हो रहे एक दूसरे के, बोलो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस के इक्वल नहीं है ना रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल है। इसका रीजन साफ सा है कि यहाँ पे हमने बैलेंसिंग कोएफिशिएंट टर्म यूज नहीं किया है। क्लियर? तो कभी भी ये आ जाए तो ये याद रखना, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ पे ये इक्वल कब होगा, तो यहाँ पे जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, बहुत आसान है, किसके टर्म में लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? और रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय बैलेंसिंग कोएफिशिएंट का ध्यान रखना पड़ेगा, और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट का ध्यान कैसे रखेंगे समझो, देखो अच्छे से। अब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले N2O5 का लिखोगे तो यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा डी N2O5 अपॉन dt, और साइन माइनस का ही रहेगा, बस चेंज क्या आया कि यहाँ पे बच्चों जिसका बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है उससे हम लोग 1/2 बोलो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1/2 हो गया। क्लियर? तो यहाँ हो गया माइनस 1/2 डी N2O5 अपॉन dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन बन गया N2O5 का। क्लियर? ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन NO का लिख दो, तो यहाँ पे बच्चों क्या कर देंगे, जल्दी से बोलो, अब सबको समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से बोलो डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी NO अपॉन dt। आसान है ना? ऐसे इसका भी लिख दो, प्लस यहाँ बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1 है तो लिखो चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है ना, डी O2 अपॉन dt। क्लियर? और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात आएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन में पहली बार बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यूज हो जाएगा, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो सब में हमने बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस के इक्वल है, और रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल है, ये सब इक्वल होते हैं। क्लियर? अभी क्वेश्चन कराएंगे तो ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखना कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में, और रेट ऑफ रिएक्शन में तो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यूज हो जाएगा। ये कभी इक्वल नहीं होता, ये हमेशा इक्वल होता है। रीजन समझा दिया, इसको अपनी भाषा में लिख लो अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में से याद करा दे रहे हैं, ऐसे समझ लो। सबसे पहले एक छोटा गोला बना लो, छोटे गोले में जब बैलेंसिंग कोएफिशिएंट हमने यूज नहीं किया है, और बड़े गोले में बच्चों जब हमने बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यूज किया है। ऐसे यहाँ पे देख लो, छोटा गोला बना लो जब बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यूज नहीं किया है, बड़ा गोला बना लो जब बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यूज किया है, छोटा गोला बना लो जब बैलेंसिंग कोएफिशिएंट नहीं यूज किया है, बड़ा गोला बना लो जब बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यूज किया है। और ट्रिक याद कर लो बच्चों, ये जो छोटा गोला होता है और बड़ा गोला होता है, ऐसे करके याद कर लो। छोटा गोला जो होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता, और बड़ा गोला हमेशा इक्वल होता है। इससे हमेशा एग्जाम टाइम पे याद रहेगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस इक्वल था कि रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझ गए होगे, बड़ा गोला मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है, तो याद करना बड़ा गोला इक्वल, छोटा गोला कभी इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब लिख लो इसको। तो बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, और इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमारे सामने कोई रिएक्शन दे रखी है, मेंशन है, और हमेशा क्वेश्चन में बैलेंस रिएक्शन ही लगभग दी रहती है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO ये दिया रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 10⁻⁻² मोल, ये अपीयरेंस दे रखा है, मतलब छोटे गोले की इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर? और क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब बड़ा गोला कैलकुलेट करना है, क्लियर। और दूसरा कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। O2 का डिसअपीयरेंस मतलब छोटा गोला, मतलब बड़ा गोला छोटा गोला दोनों कैलकुलेट करना है, और छोटे गोले की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये ऐसे अगर करोगे बच्चों तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
चलो अब देखो कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पे जो दे रखा है पहले उसको देखो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO कितना दे रखा है? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO सबको पता रिएक्टेंट साइड में माइनस डी NO अपॉन dt, और ये कितना दे रखा है? तो -10⁻²। ये तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, अब पता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, इसमें हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे ऑफ NO, तो बोलो सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? सब लोग अब जल्दी से बोलो, केवल बैलेंसिंग कोएफिशिएंट का यूज कर लो। यहाँ पे क्या हो गया? बैलेंसिंग कोएफिशिएंट NO का कितना है? 1/4 है ना, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और इनटू ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, और ये बन गया 10⁻²। क्लियर? ये माइनस में हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो तो -2.5 × 10⁻³ क्लियर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बताओ कितना समय लगा इसे सॉल्व करने में? बस हमें क्या पता था, छोटा गोला दिया था, बड़ा गोला पूछा था, छोटे गोले को बड़े गोले में कन्वर्ट करने के लिए बैलेंसिंग कोएफिशिएंट का यूज करेंगे। क्लियर? तो बस हो गया। चलो अब दूसरा पोर्शन देख लो, यहाँ पे कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। अब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, तो O2 के लिए पहले देखो, तो यहाँ पे बच्चों कैसे लिख देंगे? माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ ये प्रोडक्ट साइड में था, सॉरी यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में है, ठीक है, तो प्लस में आएगा। अब यहाँ पे देख लो, ये रिएक्टेंट साइड में तो माइनस हो गया DO2 अपॉन dt। देखो डिसअपीयरेंस को ऐसे लिखते हैं जब बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यूज ना करना हो। अब यही पूछा है, लेकिन बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जो बड़ा गोला होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिख लो सबसे पहले। तो ये माइनस हो जाएगा, अब बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यूज करना पड़ेगा, इसका बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1/5 हो गया, है ना, और ये इक्वल होता है इसीलिए, और जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी की इक्वल कर दो, तो ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा। बोलो NO अपॉन dt। सब लोग बताओ क्या ये बातें आसान है कि नहीं? बोलो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये हमने अभी बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होती है। अब हमें निकालना क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे कितना ही निकालना है, तो इसको बच्चों क्या कर लो? सब्जेक्ट बना लो, है ना। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? अपॉन dt इज इक्वल टू, ये माइनस साइन और ये 5 इधर चला जाएगा, ऐसे ही तो होता है, और यहाँ बाकी चीजें बची रहेंगी 4, और ये इतना पूरा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10⁻², यही तो दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो, -1.25 × 10⁻², ये हमारे सामने आ गया आंसर। सबको क्लियर अच्छे से? बोलो क्या हो गया? ये हमारे सामने आंसर निकल के आ गया 1.25 × 10⁻² मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और अच्छे से रिएक्शन को एक्सप्रेस करो डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में, ठीक है बच्चों। देखो